क्षेत्र सम्मेलन के समापन समारोह में उपस्थित हमारे देश के सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ मुख्यालय लंदन के अध्यक्ष श्री आन गिरिजन जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और इस आयोजन के मेजबान डॉक्टर सीपी जोशी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, सीपीए के सचिव श्री संयम लोढ़ा जी, अन्य यहाँ देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे स्पीकरगण, डिप्टी स्पीकरगण, अन्य सभी हमारे सांसदगण, अन्य विधायकगण, सभी सम्मानित महानुभाव, मेरे मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं संवैधानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस महती आयोजन के लिए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने संवैधानिक सशक्तिकरण से जुड़े इस तरह के आयोजन की यह महत्वपूर्ण पहल की है। 2 दिन से यह सम्मेलन चल रहा है। संसदीय लोकतंत्र के सशक्तिकरण की दृष्टि से क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो भविष्य में व्यवहार में लाने की दृष्टि से प्रयत्न किया जाए, कानून बनाकर भी एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाए जिसे जन सामान्य अनुभव कर सके कि मेरे कल्याण की दृष्टि से ये सारी चीजें की गई हैं, और सदन के अंदर किस प्रकार का आचरण व्यवहार हो, अपने बातों को किस ढंग से रख सकें, अपने आचरण की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, शब्दों का चयन किस ढंग से हम करें ताकि सदन की गरिमा बनी रहे, इन सारे विषयों पर 2 दिन उन्होंने मंथन किया है, विचार किया है, और निश्चित रूप से निष्कर्ष रूप में जो चीज निकलेगी उसको अपने अपने प्रदेश के हिसाब से, विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा के हिसाब से, विधानमंडल के हिसाब से उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, यह प्रयास किया जाएगा। आदरणीय ओम बिरला जी ने इस संबंध में अभी अपने समापन भाषण में बड़े ही व्यवस्थित तौर पर बातों को रखा है। जो गरिमा का अवमूल्यन हो रहा है, वो अवमूल्यन कैसे समाप्त हो, इस दिशा में उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। ये बात सही है कि अवमूल्यन नहीं होना चाहिए, इसको कैसे ठीक की जाए चिंता करनी चाहिए। इस बात के लिए उनकी, हमारे डॉक्टर सीपी जोशी जी की सराहना करता हूं कि राजस्थान में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की गतिविधियों को उन्होंने अपने स्तर पर गतिमान ही नहीं किया हुआ है, बल्कि विभिन्न विषयों की जीवंतता में इस तरह के संसदीय आयोजन की परंपरा का राजस्थान में सूत्रपात किया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विश्व का महत्वपूर्ण संगठन है। संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को कायम रखने, लोकतंत्र को सशक्त करने और सुशासन के साथ मानवाधिकारों के समर्थन की दृष्टि से भी इसका अपना महत्व है। भारत चूंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इसलिए यहाँ की संसदीय संस्थाओं की मजबूती की दृष्टि से भी इस संगठन की अहम भूमिका मैं अनुभव करता हूं। यहाँ उदयपुर में जो सीपीए का आयोजन हुआ है, उसे मैं इस रूप में बहुत विशिष्ट मानता हूं। इसमें समसामयिक संदर्भों में लोकतंत्र और इससे जुड़ी संस्थाओं के संदर्भ में विमर्श हुआ है।
डिजिटल युग में लोकतंत्र एवं सुशासन के सशक्तिकरण विषय पर मंथन के साथ ही प्लेनरी सत्र में संवैधानिक संस्थानों के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्र के सशक्तिकरण में यह विमर्श लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से भविष्य के लिए बहुत उपयोग उपादेय होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह समय सूचना और संचार प्रगति का है। यह सच है कि तकनीकी ने बहुत सारी जटिलताओं को आसान किया है, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य में लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न होने वाले खतरों पर भी निरंतर चर्चाएं हो रही हैं। पर मैं ये मानता हूं कि तकनीक साधन है, साध्य नहीं है। इसी रूप में यदि इसका उपयोग संवैधानिक संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है तो इसके नकारात्मक परिणामों से बचा जा सकता है। संवैधानिक संस्थाओं में विधायी कार्यों के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर है। ई गवर्नेंस के लिए आज अपरिहार्य है। सदन में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनका समय पर जवाब प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बहुत आवश्यक है। यह सुखद है कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने देश भर में इसकी पहल की। इसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रदेशों द्वारा भी इस संबंध में निरंतर कार्य किया गया है। अभी मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना से बात कर रहा था। उन्होंने जिस ढंग से डिजिटल हिसाब से विधानसभा का संचालन, विधानसभा के प्रक्रियाओं को उसके अंतर्गत रखते हुए, सन्निहित करते हुए जिस ढंग से वो काम किए हैं, निश्चित रूप से उसको देखना भी चाहिए और सबके लिए अनुकरणीय है। मैं इस दिशा में उनकी प्रशंसा करता हूं। मुझे विश्वास है इस समय लगभग सभी सदनों में इस तरह की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। सदस्यों द्वारा ऑनलाइन प्रश्न भेजने और सदनों के जरिए कार्यपालिका स्तर पर उन्हें प्राप्त करने की जो व्यवस्था है उससे दो स्तरों पर लाभ हुआ है। पहला यह कि कार्यपालिका द्वारा संसदीय प्रश्नों का जवाब समयबद्ध किया जाना, इससे सुनिश्चित हुआ है। तो दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों को भी अपने पूछे प्रश्नों का रिकॉर्ड रखने में आसानी हुई है। एक बड़ा फायदा इस डिजिटल प्रणाली का यह भी हुआ है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं तो वे जनता के लिए रखी अपनी आवाज और उस पर हुई कार्यपालिका की कार्रवाई को संदर्भ से उन्हें इसके जरिए बता सकते हैं। लोक के प्रति जवाबदेही की यह डिजिटल व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के साथ ही देश के विकास का भी बहुत बड़ा आधार है। संसद और राज्यसभा के साथ ही इधर विधानसभाओं में भी सदन की लगभग समस्त कार्रवाई ऑनलाइन किए जाने की पहल हुई है। इसका बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि सदन की कार्रवाई और सदस्यों द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य तुरंत वेबसाइट पर आ जाता है। संसदीय कार्रवाई और सदन से जुड़ी समितियों, उप समितियों की कार्रवाई के ऑनलाइन होने से संवैधानिक संस्थाएं पेपरलेस ही नहीं हुई हैं, बल्कि इससे विधायी कार्यों के रिकॉर्ड साधारण में भी बहुत मदद मिली है। मैं मानता हूं कि ऑटोमेशन से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती ही नहीं मिली है, बल्कि संवेदनशील और पारदर्शी सुशासन भी इससे बहुत से स्तरों पर सुनिश्चित हो चुका है। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में एकीकृत डिजिटल बुनियादी ढांचे की बात करते हुए डिजिटल इंडिया के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मैं समझता हूं इससे संसदीय संस्थाओं के ऑटोमेशन और ई सुदृढ़ीकरण की राहें और आसान होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत देश में भाषा अनुवाद
मंच भाषणी तैयार करने की बात अभी की है। यह बहुत सुखद है। अनेकता में एकता की भारतीय संस्कृति को मजबूत करने की दृष्टि से इसलिए मैं भविष्य का उजास मानता हूं। संसद और राज्यसभा देश भर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अलग अलग भाषाई लोग अपनी बात जब यहाँ रखते हैं तो यह जो भाषा अनुवाद मंच भाषण तैयार हो रहा है बहुत अधिक काम आएगा। संवैधानिक संस्थाओं में सदस्यों की भाषाई निकटता से परस्पर सद्भाव और सौहार्द बढ़ाने की दिशा में भी इससे मदद मिलेगी। याद रखिए, किसी भी राष्ट्र के नीतिगत आर्थिक विकास और राजनीतिक निर्णयों की प्रमुख केंद्र वहाँ की संवैधानिक संस्थाएं ही होती हैं। वहाँ पर कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। सदन में चुनकर आए जनप्रतिनिधियों की सामूहिक सहमति से वहाँ निर्णय होता है। यह बात ठीक है कि बहुमत वाला दल यहाँ निर्णय लेने में प्रधान होता है, परंतु राष्ट्रहित पर कोई बात आती है तो देश के विकास से जुड़े किसी भी मुद्दे पर गलत निर्णय हो रहा है या संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसका विरोध भी झेलना पड़ता है। इसलिए कि सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा संविधान से बधी होती है। संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है, उसकी पालना में मनमानी नहीं की जा सकती। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर भले ही बहुमत हो परंतु संविधान किसी को भी मनमानी नहीं करने देता। लोकतंत्र तो मजबूत ही हमारे इन संवैधानिक संस्थाओं की उन व्यवस्थाओं से होता है जिसमें नागरिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के भाव को सर्वोपरि रखते हुए किसी एक के हित में नहीं बल्कि व्यापक जनहित में निर्णय लेने के लिए कार्य किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं और विधान परिषद संस्थाएं पवित्र मंदिर हैं। इन संस्थाओं की बड़ी भूमिका इस रूप में यही है। यहाँ जनप्रतिनिधि चुनी हुई सरकारों के जरिए नागरिकों की सुरक्षा, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और यथोचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य करते हैं। इससे राष्ट्र आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों और उनके कर्तव्यों का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इनकी मर्यादा में रहकर ही सबको कार्य करना होता है। कई बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के जरिए जब कोई कामकाज होता है तो उसमें देरी होती है। यह सच है। किसी कानून को लागू करने के लिए, विधायी कार्य निपटाने के लिए या जनहित के किसी बड़े निर्णय के अंतर्गत संसदीय प्रक्रियाओं की पालना जब संविधान के अंतर्गत करनी होती है तो उसमें देरी होती है। परंतु लोकतंत्र की बुनियादी भावना की पालना इसी से होती है। मैं मानता हूं कि जनहित से जुड़े किसी कार्य के लिए कुछ समय के लिए देरी या परेशानियां भले ही हो, परंतु इस प्रक्रिया में जो निर्णय होता है उसमें अनेक लोगों से राय विचार का अवसर मिल जाता है। मेरे अपने इसके बहुत से अनुभव हैं, इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र में कोई बड़ा निर्णय बहुत सोच विचारते हुए और उसके भविष्य के परिणामों की समझ रखकर करना होता है। मैं चूंकि संवैधानिक प्रमुख के रूप में राजस्थान के राज्यपाल के पद पर हूं तो यह भी अनुभव किया है कि कई बार राज्य सरकार से जुड़े किसी मुद्दे को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, तब यह अपेक्षा की जाती है कि त्वरित उसका अनुमोदन मिल जाए। पर सामान्य मामलों को छोड़ दे तो किसी बड़े निर्णय पर बहुत सोच विचार कर कार्य करना पड़ता है। राज्यपाल का पद राज्य के संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में है। राज्य के संघीय ढांचे को मजबूत करने की वह सशक्त कड़ी है, इसीलिए उसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। विधानसभा में पारित होने वाले विधेयकों को वैधानिकता और संसदीय मर्यादा पर भी उसे सूक्ष्म नजर रखनी होती है।
लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज की दृष्टि से इस पद की अपनी मर्यादा है, इसलिए उसकी पालना भी जरूरी है। इसलिए कभी किसी निर्णय में सोच समझ कर निर्णय करने के लिए देरी होती है तो उसका अपना संसदीय महत्व और निहितार्थ होता है। कई बार जब कोई विधेयक विधि सम्मत नहीं लगा तो उसमें कुछ कानूनी खामियां रखी हैं, उसका व्यापक जन विरोध मैंने देखा है, तो पुनर्विचार के लिए उसे मैंने वापस लौटाया है और लौटाना भी चाहिए। लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है, संवैधानिक संस्थाओं में इसी से आम जन का विश्वास कायम होता है। संसदीय संस्थाओं का प्रमुख काम ही यही होता है कि कोई गलत फैसला नहीं हो। मैं यह भी मानता हूं कि यदि राज्यपाल जैसी संवैधानिक संस्थाएं नहीं हो तो लोकतांत्रिक स्वरूप में चुनकर आई सरकारें कई बार मनमानी करने से भी नहीं चूकती। इसी परिप्रेक्ष्य में संसदीय संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले शीर्ष संवैधानिक पदों का औचित्य और महत्व है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने सभी संवैधानिक संस्थाओं के सदस्य के रूप में काम किया है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहा हूं। इसलिए संसदीय लोकतंत्र में मेरी गहरी आस्था प्रारंभ से ही रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों का सर्वोच्च कर्तव्य यही है कि जन विश्वास पर खरा उतरते उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाए। सदन में सदस्य परंपराओं के स्वस्थ परंपराओं के साथ राजनीतिक शुचिता को सदा बनाए रखें। सदन निरंतर बहस और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का स्थान नहीं है। यह वह स्थान है जहां पर जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर नियम कानून बनाने के लिए कार्य किया जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है यतो धर्मस्ततो जया, अर्थात जहां धर्म का पालन होता है वहीं विजय होती है। यह महाभारत का वाक्य है और उसमें बार बार कहा हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका ध्येय वाक्य भी यही है। संसदीय प्रणाली में कार्य करने वाले सभी लोगों का यह प्रमुख कर्तव्य है कि अपने लोकतांत्रिक धर्म की मर्यादा बनाए रखें। लोकतंत्र में जो आम जन के हित में है, जिससे अधिकारिक लोगों के भले के लिए कार्य हो वही धर्म है। उसकी मर्यादा के लिए मिलकर कार्य होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसदीय लोकतंत्र की हमारी प्रणाली के बारे में ठीक ही कहा था। यह अकेली ऐसी प्रणाली है जो न्यायपालिका, विधि विधान, सिविल विधि और आपराधिक विधि, कार्यपालिका के सभी मामलों में क्षेत्राधिकार रखती है और उसे आकार प्रदान करती है। देश की एकता अखंडता को यही प्रणाली मजबूती प्रदान करती है। उनके कहे में अपने शब्द जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि संसद और विधानमंडलों के संवैधानिक पदाधिकारी और सदस्य जनता के सही मायने में यह प्रतिनिधि होते हैं जो बृहद और व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जनता के हितों को सुनिश्चित करते हैं। याद रखें, जो कुछ संसदीय व्यवस्था के रूप में हम आचरण करते हैं वह बाद में इतिहास में दर्ज होता है। इसलिए सभी यह प्रयास करें कि संविधान की गरिमा और आदर्श को स्थापित करते हुए राष्ट्र हित में कार्य करें। मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इस नवे भारत क्षेत्र सम्मेलन के शानदार आयोजन के लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और इस आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर सीपी जोशी को बधाई देते हुए उनकी सराहना करता हूं। मैं ये मानता हूं कि सीपीए के इस आयोजन से संसदीय लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ ही राष्ट्र विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर विचार की नई राहों का निर्माण हुआ है। भविष्य के लिए यह राहें हमारा बात प्रशस्त करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे डॉक्टर जोशी जी ने यहाँ आमंत्रित किया और आमंत्रित करके मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग सभी प्रदेशों से यहाँ उपस्थित हुए और 2 दिन यहाँ रहे और यहाँ व्यवस्थित तौर पर आपस में विचार विमर्श करते हुए
अपना कार्य किया है। इसके लिए आप लोगों के प्रति भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।